भले ही हम विधानसभा चुनाव में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव वस्तुतः देश का चुनाव होता है। उसमें राष्ट्र के कई मुद्दे जुड़े होते हैं, निहित होते हैं। आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि ये चुनाव कैसे भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकता है? देखिए, चुनाव हमारे लिए एक यानी सदैव से एक अग्नि परीक्षा का दौर रहा है। कोई भी चुनाव उन लोगों के लिए एक चुनौती होगी जिन लोगों ने 5 साल तक जनता के साथ संवाद न रखा हो, कार्य न किया हो। हम जैसे लोगों को जिन्होंने अपने हर दिन को एक अग्नि परीक्षा मान करके जनता की अदालत में अपने को खरा उतारने का प्रयास किया हो, वह चुनाव भले ही एक चुनौती से कम न हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले जो कहा था वो करके दिखाया, और आज जो हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है उसमें जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे। यह कहीं कोई संदेह किसी को भी इसमें नहीं होना चाहिए। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे अधिक सांसद उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है तो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर वातावरण होता है तो इसका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा इन 5 वर्षों में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बहुत सारे ऐसे कदम या कोरोना प्रबंधन के बहुत सारे ऐसे कदम जो देश और दुनिया के लिए नज़ीर बने हैं। तो उत्तर प्रदेश उसका एक आधार बना था और यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश जो करेगा अन्य लोग उसका अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं, और उत्तर प्रदेश जो आज से 5 साल पहले प्रश्न प्रदेश बन चुका था, जिस उत्तर प्रदेश में अराजकता, दंगे, भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी लेकिन विकास की चर्चा नहीं होती थी, गरीब कल्याण की चर्चा नहीं होती थी, आज वही प्रदेश देश में विकास का एक मानक बनकर के उभरा है, निवेश का बेहतर गंतव्य बनकर के उभरा है, पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक गंतव्य बनकर के उभरा है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश जो करेगा वो अन्यों के लिए प्रेरणादायी बनेगा। इसलिए चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और हम इस चुनाव में एक चुनौती मान करके, अति आत्मविश्वास में ना करके चुनौती मान करके चुनावी मैदान में। आपने पहले भी ये बात कही है, तो थोड़ा सा इसकी व्याख्या कैसे? देखिए, उत्तर प्रदेश ने 5 वर्षों के अंदर बहुत कुछ बदलते हुए देखा है, परिवर्तन भी देखा है। 5 साल पहले इस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग ये मानते थे कि यहां कुछ नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के किसी भी नौजवान के सामने उत्तर प्रदेश के बाहर पहचान का एक संकट खड़ा होता था। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाएगा, लोग पूछेंगे कहां से? उत्तर प्रदेश से। ओह, तो लोग आज उत्तर प्रदेश को फिर से उसकी परंपरागत, पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा के साथ जोड़ करके देखने लगते हैं। अच्छा अयोध्या, अच्छा काशी, अच्छा मथुरा वृंदावन, ओह प्रयागराज का उत्तर प्रदेश, बुद्ध का उत्तर प्रदेश, कबीर और महायोगी गोरखनाथ का उत्तर प्रदेश, संगम का उत्तर प्रदेश, और अंत में लोग ये भी पूछ ही लेते हैं, अच्छा आप योगी के उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया के अंदर धारणा बदली है, हर उत्तर प्रदेशवासी आज गौरव के साथ कह सकता है मैं उत्तर प्रदेश का हूं।
5 साल पहले ये स्थिति नहीं थी। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश में भी विकास के कार्य हों, यह एक कल्पना थी। आज उत्तर प्रदेश हर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश के अंदर सबसे अच्छा कार्य कर रहा है और भारत सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं में, जिसमें उत्तर प्रदेश कहीं नहीं होता था, आज ऐसी लगभग 50 से अधिक उन योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 की लड़ाई लेकर के आगे बढ़ा है। ये परिवर्तन जो हुआ है यह सबके सामने है। ओवरऑल परसेप्शन यूपी का बदला है। उत्तर प्रदेश एक नई पहचान के साथ सामने आया है। देश के अलग जगहों पर क्या हो रहा है, कौन सा उपद्रव हो रहा है, कोरोना से मौतें हो रही हैं, क्या हो रही हैं, कोरोना उनके समझ ही में नहीं आ रहा है कि इसको नियंत्रित कैसा किया जा सकता। महाराष्ट्र में आज तक पता ही नहीं लग पाया कि कोरोना की पहली वेव कब आई, दूसरी कब आई, तीसरी कब आई, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश तीसरी वेव पर भी नियंत्रण कर चुका है। यानी आज से 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो कोविड-19 के जो थर्ड वेव के 1,06,000 से अधिक केस थे, आज कितने हैं? 20,000। यानी घट करके 86,000 मामले नीचे यहाँ कम हो गए हैं, 15 दिन के अंदर हुए हैं। यानी थर्ड वेव हमारे नियंत्रण में है। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। पहली डोज 100% लोगों को, सेकंड डोज 75% लोगों को। अगर मैं केवल वैक्सीन की ही डोज ले लूं और इसका ही आप एवरेज ले लेंगे तो 80 से ज़्यादा आ जाएगा। तो जो उत्तर प्रदेश का विकास का हिमायती है, उत्तर प्रदेश को अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ाने के लिए लेके चलना चाहता है, जिसको ये विकास अच्छा लगता है, जिसको उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश अच्छा लगता है, जिसे उत्तर प्रदेश में हर बेटी हर बहन को सुरक्षा अच्छी लगती है, जिसको गरीबों के कल्याण के लिए कि गरीब भूखमरी का शिकार न हो, किसान आत्महत्या न करे, वह हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। उसकी संख्या 80% से अधिक है। जिसको दंगे पसंद हैं, जिसको गुंडागिर्दी पसंद है, जिसको अराजकता पसंद है, जिन्होंने वैक्सीन का विरोध किया था, जो लोग लगातार नकारात्मक छवि उत्तर प्रदेश की प्रस्तुत करते रहे हैं, वे लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे, विरोध में रहेंगे। इसलिए मैंने कहा ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बनाएगी। अच्छा, ये 80-20 की अच्छी व्याख्या। अभी तक 80-20 को लोग और तरीके से समझ रहे थे। हाँ, लोग हिंदू मुस्लिम के तो तरीके से समझ रहे होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये हमारे लिए सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जो सकारात्मक ऊर्जा विकास का है, सुशासन का है, राष्ट्रवाद का है, गरीब कल्याण का है, दंगा मुक्त प्रदेश का है, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश का है, वह 80 एक तरफ होगा। जो कर्फ्यू में रहने के आदी हैं, कोरोना के समर्थक हैं, दंगा और अराजकता को अपने गले का हार मानते हैं, वे एक तरफ होंगे। तो 80 बनाम 20 का चुनाव हो चुका है और चुनाव उधर जा चुका है। पहले चरण में देखें तो 58 में 53 सीटें अपनी थी, भाजपा की थी, और 113 में है 91 सीटें थी। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले दूसरे चरण कर ले रहे हैं, इस बार क्या उम्मीद है भाजपा को? 58 में से 55 सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीतने जा रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 90% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। पिछली बार 53 थी ना। मैंने क्या कहा? 55 नहीं, 55, 2 सीट अतिरिक्त हम जीतेंगे। 113 में आप अगर 90% सीटें जो है, मैं 113 में से भारतीय जनता पार्टी 90% से अधिक सीटों को जीतेगी। और हमारे लिए फर्स्ट और सेकंड फेज में चुनाव उठाना एक चुनौती थी, वह उठ चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आधी आबादी, हर माता हर बहन प्लस हर व्यापारी प्लस हर युवा प्लस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर वह व्यक्ति जो शांति, सुरक्षा और समृद्धि का पक्षधर है, वह हर नागरिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। जाति की सीमाएं टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। हर गरीब
केवल और केवल अपनी समृद्धि और अपना भविष्य कमल के चुनाव चिन्ह पर सुरक्षित महसूस करता है, और उन सब का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को। एक सवाल और हम पूछेंगे फिर बाकी और ये कह रहे हैं जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में ये है कि कई जगह जब टिकट कटे विधायकों के, तो तमाम जगह या विधायकों के अपना जो विरोध बहुत है, लेकिन भाजपा का विरोध कोई नहीं है, आपका विरोध नहीं है, आपके नाम पर कोई मतलब जैसे मोदी जी और योगी जी के नाम पर कोई विरोध नहीं है, तो क्या है मतलब जैसे ऐसे लोग आपको ये भी देखने को मिला होगा ना कि पहली बार 403 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री का कहीं विरोध नहीं है। 5 साल बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके पूरी दमदार तरीके से काम किया। दंगाइयों को भी उसको जगह दिखाई, अपराधी और माफियाओं के छाती पर बुलडोजर भी चलाया, और तब भी मुख्यमंत्री का विरोध न हो। भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दी तो उत्तर प्रदेश के लिए कल्पना थी, वह कल्पना भी साकार हुई। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का नागरिक सकारात्मक ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश में ये सब देखना चाहता था। हमने किया है, स्वाभाविक रूप से ये निरंतरता बनी रहे, इसके लिए जनता जनार्दन के सामने विचार है। मुख्यमंत्री जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुसलमान कई सीटों पर निर्णायक स्थिति में हैं, और कहा जा रहा है कि यह वर्ग अखिलेश के साथ है। उधर जैन जाटों की राजनीति करते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि यह सीधे भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा। इसे किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि हमने तो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं मांगा था। हमने कहा दंगा पसंद, जिसको दंगा पसंद नहीं, जिसको कर्फ्यू पसंद नहीं, जिसको बहन बेटियों की सुरक्षा अच्छी लगती है, जिसे विकास अच्छा लगता है, वह हर व्यक्ति, हर मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। 3 तलाकी कुप्रथा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या देश, इसको मोदी जी ने मुक्त किया है। क्या वह मुस्लिम बहनें क्या न्याय पाने की हकदार नहीं थी क्या? आज जो गरीब भूख से मरता था उसमें मुस्लिम भी थे। आज डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन क्यों नहीं उपलब्ध करा रही है? समाजवादी पार्टी ने अपने समय में दंगे करवाए थे, हिंदू मरा था तो मुसलमान भी मरा था, हिंदू घर से उजड़ा था तो मुसलमान को भी घर छोड़ने के लिए महीनों महीनों भागना पड़ा था, और वे लोग बीमारी से मर रहे थे। जो दंगे से नहीं मरे थे वो बीमारी से मरे थे। क्या अखिलेश यादव इसके लिए माफी मांगेंगे? जो भूख से मरते थे ये कौन थे? 1 करोड़ लोगों को वर्तमान में हम वृद्धावस्था पेंशन, विधवा महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन दे रहे हैं, 12,000 रुपये सालाना। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पेंशन रोक दी गई थी, और ये पैसा समाजवादी पेंशन के नाम पे समाजवादी पार्टी के कुछ छटे छटाए कुछ लोगों को उपलब्ध करवाया गया था। ये सब क्या है? आप प्रदेश के खजाने को अपने पार्टी कैडर को बांटेंगे? अपने पेशेवर उन लोगों को जो राहजनी करते थे उन लोगों को बांटेंगे? ये महापाप है, और इस चीजें स्वीकार नहीं हो सकती थी। इसलिए हमारी सरकार ने समाजवादी पेंशन को रोका था, और उस पेंशन को फिर से वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को पेंशन दी। 12,000 रुपये सालाना हम दे रहे हैं वर्तमान में। भ्रष्टाचार से अब जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने हमेशा दंगे और इन सब की बात नहीं की, सब चीज़ें की। जब इतने विकास कार्य हुए हैं डॉक्टर ये बात करनी। देखिए, विकास की सार्थकता और सुशासन की सार्थकता बिना सुरक्षा की नहीं हो सकती। समृद्धि के लिए सबसे पहली शर्त है सुरक्षा। और जिस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में 700 बड़े दंगे हुए थे, उससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय भी 300 से ज्यादा दंगे हुए थे। सैकड़ों लोग मारे गए थे दोनों सरकारों के समय में। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय एक भी दंगा नहीं हुआ। क्या ये उपलब्धि नहीं? आज हम जेवर में दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट को बना रहे हैं। आज अगर हम मेरठ और दिल्ली के बीच में 12 लेन का एक्सप्रेसवे एक समय सीमा के अंदर पूरा करके उसको राष्ट्र को समर्पित कर देते हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में विश्वविद्यालय बन रहा है, मेरठ में विश्वविद्यालय बन रहा है, अलीगढ़ में विश्वविद्यालय बन रहा है, विकास के किसी कार्य में कोई बाधा नहीं। इसका कारण है
वहाँ पे सुरक्षा का माहौल बेहतर है, हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए ये सभी चीज़ें एक क्रमिक रूप से आगे बढ़ी हुई हैं, समय से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। आज बेटियां रात्रि को भी बाहर निकल करके अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहती हैं या कहीं दूर से आ रही हैं, अपने घर आना चाहती है, तो कोई उसको भय नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है प्रदेश में योगी सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पर दोनों परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, में दोनों काम एक साथ चलते हैं। इसलिए वह अपने को सुरक्षित महसूस करती है। इसलिए व्यापारी किराना से पलायन कर गया था, वापस आ गया है, फिर से वहां व्यवसाय कर रहा है। आप कोई कल्पना करेगा 25 वर्ष में पहली बार पेट्रोल पंप लगा है किराना में, पहली बार वहां मॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े मॉल। किराना में और कांधला में विकास की बात हो, वहां पलायन की बात होती थी, आज प्रगति कर रहा है। इससे ज्यादा आत्मिक संतुष्टि और क्या हो सकती किसी को। आज ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए बेसहारा पशु सिंधर बने हुए हैं। यह तब है जब आपकी सरकार की प्राथमिकता में गोवंश का संरक्षण आपकी प्राथमिकता रही है। आपकी नीयत पर तो संदेह नहीं है, लेकिन क्या मानते हैं कि गोवंश संरक्षण नीति जमीन पर नहीं उतर सकी है? देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। देखिए, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खाने चलते थे। हमने आने के साथ ही अवैध बूचड़खाने बंद किए। यहां से गौ तस्करी होकर के बंगाल और बांग्लादेश पहुंच जाता था, वहां कटता था। क्या हम अपनी गौ माता को कटने दें? ये पाप नहीं हो सकता। हमारी सरकार ने इसके लिए 3 बड़ी योजनाएं चलाई हैं। एक, निराश्रित गौ आश्रय स्थल बना करके गो संरक्षण का कार्य करना। हमारे पास 5500 से अधिक इस समय गौ आश्रय स्थल प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं। दूसरा है सहभागिता योजना, जिसमें हम लोग प्रदेश के अंदर हर किसान को, जो भी किसान अगर निराश्रित गौ आश्रय स्थल से गोवंश ले जाकर के उसका पालन पोषण करेगा, हर महीने उसकी भौतिक सत्यापन होने के बाद प्रत्येक गोवंश पर, एक किसान को हम 4 गोवंश तक दे देते हैं, 900 रुपये प्रति माह उसे देते हैं एक गोवंश पर। तीसरा है पोषण मिशन के अंतर्गत जिन परिवारों में कुपोषित माता है, कुपोषित किशोरी है या कुपोषित बच्चा है, उन परिवारों को हम लोग एक निराश्रित गौ आश्रय स्थल से ब्याई हुई गाय देते हैं, और ब्याई हुई गाय का हर महीने सत्यापन होता है। 900 रुपये हर महीने उस परिवार को भी हम अतिरिक्त देते हैं। 9 लाख से अधिक गोवंश की इस समय संरक्षण और उनकी सेवा का कार्य इस समय इस योजना के अंतर्गत हम कर रहे हैं। इसको और बड़े स्तर पर करने का प्लानिंग चल रही है, जिसमें एक तो जितने भी बेसहारा और निराश्रित गोवंश है उसको संरक्षण की व्यवस्था, उन निराश्रित गौआश्रय स्थल पर गौशालाओं में ऊर्जा के केंद्र के रूप में उसे बदलना है। जैसे वाराणसी में गोवर्धन योजना के अंतर्गत एक कार्य प्रारंभ हुआ है, जहां पर हम लोग सीएनजी और मीथेन को अलग अलग करके उसको फिर हम मार्केटिंग कर रहे हैं। एक कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है, एक सफल मॉडल। या गोबर गैस बना करके उस गोबर गैस को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके उसका घरों में एलपीजी सिलेंडर के रूप में उसका उपयोग करना है। यह कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है, इसको हम लार्ज स्केल में करने की योजना बना रहे हैं। दूसरा, बुंदेलखंड और प्रदेश के हर स्तर पर किसी भी गौपालक ने इसलिए गाय छोड़ी हुई है क्योंकि इसमें दूध बहुत कम देती है। इनकी नस्ल सुधार का कार्यक्रम, नस्ल सुधार के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर लिया है कि विदेशी नस्ल नहीं बल्कि भारत की ही अच्छी नस्ल के साथ जोड़ करके नस्ल सुधार का, जिससे दुग्ध उत्पादन अच्छा बने और फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और इसीलिए हर ग्राम पंचायत में एक नस्ल सुधार के कार्यक्रम के साथ साथ दुग्ध समिति का गठन भी, जो लोग गौ पालेंगे उनका दूध का वही दाम उसको घर घर में ही मिले, दूध का कलेक्शन सेंटर,
चीलिंग प्लांट बनाना और फिर डेयरी तक उसे पहुंचाने की व्यवस्था करना। इस पूरी योजना को लेकर कार्य कर रहे हैं। हमने 2 वर्ष पहले इस कार्य को प्रारंभ किया था और आज हम इसको 9 लाख गोवंश के संरक्षण का कार्यक्रम आगे बढ़ा दिए। पहले की तुलना में काफ़ी सुधार हुआ है। हमें आस्था का भी सम्मान करना है, लेकिन साथ साथ भारत के गोवंश की रक्षा करते हुए अपने पशुपालकों को भी समृद्ध बनाना है। तो ये दोनों की एक साथ व्यवस्था चल रही है और ऐसा नहीं कि काम न किया हो, सरकार ने काम भी किया है। सरकार और अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाएगी। उनमें जाट नेताओं की सक्रियता सबसे ज़्यादा रही और अब ये जाट लैंड में चुनाव है, मेरठ के आसपास का क्षेत्र हो या मथुरा हो, यहाँ जाट बहुत हैं। क्या आप नहीं मानते कि उनका इम्पैक्ट अपने समुदाय पर होगा? देखिए, एक तो किसान आंदोलन का यूपी में कोई भी प्रभाव नहीं था। हमारे सारे आवागमन निरंतर चलते रहे। किसान आंदोलन के दौरान हमने प्रधानमंत्री जी से अलीगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास करवाया था। मैं स्वयं मेरठ में गया था, बिजनौर में गया था, मुजफ्फरनगर और शामली का दौरा मैंने किया था और सहारनपुर में भी एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास हम लोगों ने करवाया था। जाट आंदोलन का कोई भी प्रभाव या इसमें किसान आंदोलन का यूपी में कोई प्रभाव नहीं था। दूसरा, कोई भी जाट 2013 के दंगों को और 2012 के कोसी कला के दंगों को, यानी कोसी कला मथुरा का दंगा और मुजफ्फरनगर का दंगा, कभी नहीं भूल सकता। याद करना, कोसी कला में दंगा केवल इस आधार पर हुआ था क्योंकि एक जाट व्यापारी एक मस्जिद के बाहर पानी पीने के लिए चला गया था। और मुजफ्फरनगर का दंगा केवल इस आधार पर हुआ था कि गौरव और सचिन नाम के 2 जाट युवक केवल कबाल कस्बे में इस बात को लेकर गए थे कि भाई मेरी बहन स्कूल जाती है, क्यों तुम छेड़ते हो। कुछ मुस्लिम उपद्रवियों को इस बात के लिए पूछने के लिए गए थे। इसी में उनकी हत्या कर दी गई। और उस समय अखिलेश यादव यहाँ के मुख्यमंत्री थे। उस समय की सत्ता दंगाइयों के साथ खड़ी थी। किसान पंचायत जब हो रही तो जाट किसानों पर कैसे गोलियां चली थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे, हजारों लोगों पर झूठे मुकदमे हुए थे। कोई स्वाभिमानी कौम इस प्रकार के अपमानजनक व्यवहार को और इस प्रकार के तांडव को कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। वोट बैंक की राजनीति भले ही किसी व्यक्ति को कहीं नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की कोई इस प्रकार की मजबूरी नहीं है, क्योंकि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना में व्यापारी सुरक्षित वापस लौटा है। बेटियां आज सुरक्षित रह सकती हैं। हर गरीब को वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। इसलिए इसी खींच को लेकर के ये जितने भी हन्नान मोल्ला और योगेंद्र यादव जैसे लोग जिनकी निष्ठाई हमेशा संदिग्ध रही है, ये कितना भी माथापच्ची कर लेंगे, उत्तर प्रदेश में इनके लिए कोई स्पेस नहीं है, 0 है। बसपा और भाजपा की बात हो रही है, आप बसपा और कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं? कहीं कोई अंडरकरंट है? और सर दूसरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने जैसे पुरानी पेंशन बहाली की बात की है, ठीक है, तो आपका इस पे क्या स्टैंड है? देखिए, बसपा का अंडर करंट 19 में भी नहीं था, लेकिन सपा से दुगनी सीटें बसपा पाई थी 2019 में। एक, कांग्रेस को कोई लोग व्यक्ति गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व ही गंभीर नहीं है, तो पब्लिक उसको गंभीरता से नहीं लेती है। जहां तक आपने न्यू पेंशन स्कीम की बात की है, ये न्यू पेंशन स्कीम 2004 में मुलायम सिंह जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने लागू की थी। 4 से लेकर के 7 तक, अगले 3 वर्ष तक मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 12 से लेकर के मार्च 17 तक अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इन 8 वर्षों में समाजवादी पार्टी की निद्रा कभी टूटी नहीं। इन्होंने एक और अन्याय किया था कर्मचारियों के साथ, और वो अन्याय किया था कि कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम में व्यवस्था थी कि बढ़े हुए वेतनमान के क्रम में अब 10% कंट्रीब्यूशन स्टेट करेगा, 10% एम्प्लॉइज करेगा,
और ये 20 वर्ष तक ये पैसा एक अकाउंट में जमा होगा। जब कर्मचारी 20 वर्ष के बाद अगर रिटायर होता है तो उसकी पेंशन से ज़्यादा ये कंट्रीब्यूशन हो जाएगा और उसका लाभ उसे प्राप्त होगा। किसी भी स्कीम के अंतर्गत उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है। आप आश्चर्य करेंगे, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इन लोगों ने कोई भी अकाउंट नहीं खोला, एक भी कर्मचारी का अकाउंट नहीं खोला। 2017 में जब हम लोग आए थे, मेरे सामने कर्मचारी नेताओं ने समस्या रखी थी, तो मैंने फिर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और फिर मैंने कैलकुलेशन किया कि भाई 2 प्रकार का कैलकुलेशन। एक, जो पिछला बकाया है, जो पाप सपा बसपा ने किया है, कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है, उन कर्मचारियों का वह पैसा अकाउंट खुलवा करके 10,000 करोड़ रुपए बजट से मैंने उपलब्ध करवाए। दूसरा, उन कर्मचारियों के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था और की कि भाई ये बात बताओ कि स्टेट कंट्रीब्यूशन क्या 10% से हो जाएगा? हमारा प्रयास होना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन इतना हो कि 20 वर्ष के बाद अगर कोई कर्मचारी, सामान्यतः एक कर्मचारी जिसकी आज भर्ती हुई 35 साल तक सेवा करता है, लेकिन 20 साल में वह कर्मचारी इतना पेंशन पाने की स्थिति में आ जाए कि वह 20 वर्ष की सेवा में ही वह अपने पेंशन की स्कीम का लाभ ले सके। तो चीफ सेक्रेटरी की कमेटी ने 10% का वो दिया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस कंट्रीब्यूशन को स्टेट का कंट्रीब्यूशन बढ़ाइए। हमने 14% का, यूपी पहला स्टेट है जिसने अपना कंट्रीब्यूशन 10 से बढ़ा के 14% किया और हमने यह 2018 से कर्मचारियों के उसमें जमा भी करना प्रारंभ कर दिया। अखिलेश जी क्या प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों से माफ़ी मांगेंगे इसके लिए, जिन्होंने या उनके पिताजी के समय समाजवादी पार्टी ने न्यू पेंशन स्कीम क्यों लागू की थी 2004 में? क्या इसके लिए माफ़ी मांगेंगे? दूसरा, जो उन्होंने कर्मचारियों के साथ अन्याय किया, स्टेट कंट्रीब्यूशन नहीं जमा किया, 4 से लेकर 7 तक नहीं किया, 7 से 12 तक नहीं किया, 12 से 17 तक नहीं किया, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमने अकाउंट भी खोले, कंट्रीब्यूशन भी जमा कराया और उसका कंट्रीब्यूशन का शेयर भी बढ़ाया। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट था जिसने कोरोना कालखंड में अपने कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की, उनके टीएडीए में कोई कटौती नहीं की। हमने सबको समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया। तो कर्मचारियों के हितों के लिए कोरोना कालखंड में जहां तमाम राज्यों ने 30% वेतन में कटौती कर दी थी, उत्तर प्रदेश पहला स्टेट था जिसने कोई कटौती नहीं की, समय से पूरा टीएडीए का भुगतान सभी कर्मचारियों को, 16 लाख कर्मचारियों को किया। इसलिए समाजवादी पार्टी कितना भी माथापच्ची कर ले, इनकी असलियत को हर व्यक्ति जानता है। इनके यहाँ तो ट्रांसफर पोस्टिंग को भी इन्होंने एक व्यवसाय बनाया हुआ था। कोई लेखपाल से लेकर के और जिलाधिकारी और कमिश्नर तक की पोस्टिंग में लोग पैसा लेते थे। इनके लोग उसको धंधे के रूप में आगे बढ़ा दिए थे। ये किस मुंह से बात करते हैं? क्या इनकी असलियत को प्रदेश का बच्चा नहीं जानता? नियुक्ति से लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग में लोग पैसा लेते थे, तो ये तो हर व्यक्ति जानता है इनकी असलियत को। एक हमारा और सवाल है कि जैसे अभी क्योंकि राष्ट्रीय परिदृश्य में आपकी जो भी बात होती है पूरी राष्ट्रीय फलक पे जाती है, आप इतने बड़े देश के मुख्यमंत्री हैं। असम के मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कहा कि अब मदरसों से मौलवी नहीं, इंजीनियर और डॉक्टर निकलेंगे। वहां पर उन्होंने मदरसों को पूरी तरीके से बेतरकस परामर्श बंद कर दिया और आधुनिक शिक्षा शुरू की है। उत्तर प्रदेश में आप आपको पता नहीं कि उत्तर प्रदेश में हम शिक्षा के आधुनिकीकरण का कदम आज से 5 साल पहले उठा चुके हैं। हमारे यहाँ मदरसों में आधुनिक शिक्षा का अध्ययन भी कराया जा रहा है और उसमें हमने पाठ्यक्रम में व्यापक बदलाव किया है। कंप्यूटर की भी शिक्षा उनको पहले से ही हम यहाँ पे दे 10 से 5 साल पहले हम इसको लागू कर चुके हैं। फर्जी मदरसे हमने सैकड़ों की संख्या में बंद भी किए और उनकी शिक्षा का आधुनिकीकरण हम पहले कर चुके हैं। हाथरस, क्या इससे सरकार की किरकिरी हुई और चुनाव पर आप इसका कितना असर? देखिए, सरकार की किरकिरी तब होती है जब सरकार अकर्मण्य हो और सरकार कोई कदम न उठाए। घटना घटित होना एक वो है, उसमें उसकी जवाबदेही तय करना और फिर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना।
सरकार ने पूरी निष्पक्षता के साथ न्याय का पक्ष लिया और आवश्यकता पड़ी तो इस मामले में न्यायालय को या फिर सीबीआई को रिफर भी किया। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की किसी भी मामले में सरकार का पक्ष कहीं भी बैकफुट पर आने वाला नहीं था। हम फ्रंट फुट पर हर मामले में लड़े हैं, लड़ेंगे। एक प्रश्न और है, काफ़ी कुछ हमने देखा, 5 साल में कुछ ऐसा मन में रह गया हो जो नहीं कर पाए हों, और अगर दोबारा आप फिर सत्ता में वापसी करते हैं तो उस पर ज़्यादा जोर रहेगा। हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र इसी बात को प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, यह प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था का 5 वर्ष का कार्यकाल पहले चरण का है और ये लोक कल्याण संकल्प पत्र उसका सेकंड फेज है कि यह निरंतरता बनी रहे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। जो विकास का कार्य हमने प्रारंभ किया है, जो सुरक्षा का माहौल दिया है, जो यहाँ पे सुशासन की स्थिति स्थापित की है, यहाँ की यूपी की इकोनॉमी को जो सुदृढ़ता प्रदान की है, यह देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आवश्यक है। भाजपा जो है अपने लिए कुछ चुनौती मान रहा है, क्योंकि वहाँ पे जातियों के समीकरण काफ़ी गहरे माने जाते हैं। पिछले बार के कुछ नेता भी सपा में शामिल हो गए हैं और पिछले चुनाव में भी तुलनात्मक रूप में सपा जो है मजबूत दिखी है। पूर्वांचल में आप खुद वे नेता इतने मजबूत थे तो अपनी सीट छोड़ के क्यों भागे हैं? क्यों भागे हैं? वो बहुत बड़े थे। वो तो आज उनको जमानत जब बचानी मुश्किल हो रही है। दूसरा, यही विडंबना है, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो जातिवाद की बात करते हैं। मैं विकास की बात करता हूं तो वे परिवार की बात करते हैं। हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो वह सबका साथ लेकिन अपना विकास की बात करते हैं। इसलिए हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। हमने उत्तर प्रदेश को देश की सभी समस्याओं का उत्तर बना दिया है और इसलिए उत्तर प्रदेश में क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या मध्य, क्या बुंदेलखंड, भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटें पाएगी, 300 से ज़्यादा सीटें पाएगी, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। ये परिवार की सीमाओं को लांघ चुका है चुनाव, जाति की सीमाओं को ध्वस्त कर चुका है चुनाव, बेईमानी और भ्रष्टाचार को फिर से सदैव के लिए समाप्त करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ चुका है चुनाव, दंगाइयों को, पेशेवर माफियाओं को सबक सिखाने के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक आगे बढ़ चुका है। दावा है कि आपने सर्वाधिक भुगतान किया है। यदि आंकड़े दावा नहीं है, यदि आंकड़े आपके पक्ष में है तो विपक्ष चुप क्यों? मैं खुद बता रहा हूँ। देखिए, ये प्रश्न तो आप लोगों को पूछना चाहिए। ये वास्तविकता है। हमने 1,58,882 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान परसों रात्रि तक कर दिया था। कल भी हुआ है, मैं वो आंकड़े भी नहीं दे रहा हूँ आपको। जो ऑथेंटिक डाटा है वो आपके पास है। पिछले मार्च 17 से लेकर के अब तक, यानी अप्रैल 17 से लेकर के और अब तक की बात कर रहा हूँ मैं। ये 5 साल का नहीं है, 4.25 साल का है। 1,58,782 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में गया है। ठीक, सपा, बसपा, सपा, इनके 14 वर्ष के कार्यकाल में आप देखेंगे तो इतना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है। एक सपा, बसपा, सपा की 14 वर्ष के कार्यकाल में 29 चीनी मिलें प्रदेश के अंदर बंद हुई थी। चीनी मिलें आप बंद करेंगे, क्या किसानों का हित कर पाएंगे? हमारी सरकार में ये 5वां वर्ष चल रहा है। जब तक गन्ना किसान के खेत में गन्ना था तब तक चीनी मिलें चली। जून तक उत्तर प्रदेश की जनता ने पहली बार चीनी मिलों को चलते हुए देखा। तीसरा, पहली बार शुगर केन से इथेनॉल बनते हुए भी देखा। 12,000 करोड़ रुपए हमने शुगर केन से इथेनॉल बना करके दोनों प्रकार का, किसानों का तो लाभ किया ही किया, राष्ट्रीय मुद्रा को भी बचाने का काम किया। जो पहले पेट्रो डॉलर के रूप में
अरब देशों को जाता था उस पैसे की भी बचत करवाई। 12,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। तीसरा, खांडसारी उद्योग को फिर से आगे बढ़ाने के लिए लाइसेंस मुक्त किया। आज उत्तर प्रदेश का गुड़ एक ब्रांड है। 108 वैरायटी के गुड़ बनते हैं मुजफ्फरनगर में। थोड़ा खाइए ना गुड़ को, उसकी मिठास का कभी आनंद लीजिए, तो आप भी कहेंगे कि वाह, यूपी, यही है यूपी जिसने अपने हर एक चीज को एक नई ब्रांड दी है, उसको एक नए इवेंट के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। तो गन्ना किसान तो आज खुश है। 72,000 करोड़ रुपए हमने केवल धान और गेहूं के किसानों के खाते में दिए हैं। पहली बार एमएसपी का लाभ यूपी के किसानों को मिला है। पहले सारा लाभ आड़ती खींच ले जाते थे। अखिलेश जी को तो पता ही नहीं होगा कि एमएसपी क्या होता है और ये प्रोक्यूरमेंट सेंटर क्या होते हैं, पता ही नहीं होगा जी, क्योंकि बड़े बाप के पुत्र हैं। जब उत्तर प्रदेश विपत्ति में रहता है तब वो इंग्लैंड की यात्रा में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा में जाते हैं, इसलिए उनको ये सब पता जानकारी नहीं होगी। हिजाब वाला विवाद चल रहा है, तो धार्मिक आज़ादी के मसले से इसको जोड़ा जा रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा ये मानना है देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। हम लोग एक देश के नागरिक हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत को एक संविधान दिया और भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है और उसको मौलिक कर्तव्यों के प्रति आभास भी, उसको एहसास भी कराता है। हमें भारत के संविधान के प्रति पूरा सम्मान का भाव रखना चाहिए और भारत के संविधान के अनुरूप अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा मत, हमारा मजहब, हमारा धर्म, हमारा पंथ संप्रदाय हमारी व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है, सार्वजनिक चौराहों पर प्रदर्शन करने का माध्यम नहीं बन सकता। ये जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म है, इसके जो अनुष्ठान हैं ये बहुत मुखर होकर के, और आप तो चलिए एक पीठ से, एक प्रमुख पीठ से हैं प्रधानमंत्री जी, तो आप दो लोग जो करते हैं, क्या आपको लगता है कि जब इससे मतलब इसको ध्रुवीकरण होता है? ध्रुवीकरण का माध्यम नहीं, हमारे लिए ध्रुवीकरण का माध्यम विपरीत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। हमने तो सबका साथ, सबके विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र को अंगीकार किया। हमारे लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव ही एक उच्च आदर्श का एक मूल मंत्र है। हम इससे इधर उधर नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, मेरी आस्था है बाबा विश्वनाथ में, मेरी आस्था है भगवान राम में, मेरी आस्था है भगवान कृष्ण में, मेरी आस्था है माँ विंध्यवासिनी और माँ पाटेश्वरी में, मेरी आस्था है माँ ललिता देवी में। मुझे प्रसन्नता है हमारी सरकार को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो हमने उत्तर प्रदेश के 700 से अधिक धाम और मंदिरों के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के कार्य को किया, क्योंकि यह आस्था का सम्मान भी है। पर्यटकों की सुविधाओं का भी ख्याल रखना किसी सरकार का दायित्व बनता है और साथ साथ रोजगार सृजन का भी एक माध्यम है। हर मंदिर से, हर धाम से कोई प्रसाद बेचने वाला बैठता है, वहाँ पर कोई फूल बेचने वाला बैठता है, कोई वहाँ पर किसी अन्य से, सैकड़ों लोग एक एक कार्य के साथ जुड़ करके अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। वह केवल आस्था का ही केंद्र नहीं है, वो आर्थिक स्वावलंबन का आधार भी बनता है। इसलिए वहाँ के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के कार्य को हमने किया। 700 से स्थानों का काम किया हमारी सरकार ने। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय क्या हुआ था? उनका विकास सड़क पे नहीं दिखता, बिजली के वितरण में नहीं दिखता, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में न गरीबों को मकान दे पाए, न शौचालय दे पाए, न बिजली दे पाए, न स्वास्थ्य की सुविधा दे पाए, न अन्न राशन की सुविधा दे पाए, न किसानों को उनका हित का काम कर पाए। उनका काम तो दो ही जगह दिखता है,
या तो इत्र वाले मित्र के घर में दिखता है या फिर कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में दिखता है। इसके बाहर सपा का काम कहीं नहीं दिखता। महिला एक प्रश्न ये था कि आपने जो आप एक पूरे प्रदेश में जो एक मुद्दा बन रहा है जिसके लिए भाजपा को बहुत नंबर मिल रहे हैं वो कानून व्यवस्था का है, तो ये आपने कैसे किया? एक बात। दूसरी बात में ये कि जब आप वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, जब आप एक राष्ट्रीय फलक की बात करते हैं, तो फिर ये बात कहाँ से आती है कि कोई दूसरा मुफ्त बिजली की बात करता है, कोई स्कूटी की बात आपने की? क्या इससे नहीं लगता कि ये जनता को जो है वो हमने देखिए आखिर तो ये भार खजाने पर ही पड़ता है। हमारे कार्य लोक कल्याणकारी थे, लोक लुभावन नहीं। एक मेधावी बेटी को स्कूटी देना गलत नहीं है। सपा की सरकार में तो बेटी स्कूल भी नहीं जा पाती थी डर के मारे। आज तो कम से कम उस बेटी ने इस बात के लिए हमें वो बोला है ना कि अगली बार आप आए तो हम अगर अच्छा मेरिट लाते हैं तो हम आपसे गिफ्ट के रूप में। देखिए यह एक बड़ी बात है। एक बेटी ने इस बात के बारे में कहा कि एक अभिभावक के नाते हम आपसे मांग करेंगे कि हमें स्कूटी आप देंगे अगर हम अच्छा अंक लाते हैं। ये कहाँ की बात है? तो हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र में हमारे है बेटी वाली बात है। बेटी ने इस बात को हमें कहा कि क्या अगर हम अच्छा अंक लाएंगे तो क्या आप एक अभिभावक के रूप में हमें स्कूटी देंगे? एक पुत्री अपने बाप से कह सकती है और एक अभिभावक के रूप में मुझसे कह सकती है कि क्या हम स्कूटी पा सकते हैं आपसे? हमने कहा अच्छे अंक पाएंगे तो हम जरूर आपको स्कूटी देंगे। हमने मेधावी छात्रों को कहा है, कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटियों के लिए हमने कहा है। हमने खैरात बांटने की बात नहीं की। कोरोना जैसी महामारी में उत्तर प्रदेश के यूथ को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई हमने की। समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप की बात कही थी ना, 15 लाख लैपटॉप लेके आए थे ना। उत्तर प्रदेश में उस समय कितने यूथ थे? 75 लाख से अधिक यूथ थे। 15 लाख का इन्होंने टेंडर निकाला था और दिया कितने को? 5000 को भी नहीं दिया। बाकी कहां चला गया लैपटॉप? उसमें भी इन्होंने घोटाला किया, उसको भी खा गए। और आज जब हम टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रहे हैं तो ये इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि इस पे रोक लगाओ। यानी युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेंगे तो भी इनको बुरा लगता है। हमने तो कहा है हम देंगे, क्योंकि कोरोना में ऑनलाइन एजुकेशन हो या ऑनलाइन एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे, हम कर रहे हैं, हमने किया है, हम कर रहे हैं। हमने खैरात बांटे। जो लोग बिजली नहीं देते थे, जिन्होंने पूरे प्रदेश में अंधेरा डाला था, पूरे प्रदेश को डार्क जोन में बदल दिया था, आज वो कह रहे हैं 300 यूनिट तक बिजली दे देंगे। कहां से देंगे आप? इनको तो इतने पीपीए फर्जी थे, यानी बेईमानी के सिवा इन्होंने कुछ किया ही नहीं। प्रदेश की जनता की जेब में डकैती डालने के अलावा कुछ किया ही नहीं था इन लोगों ने। तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं इसमें? हमने प्रदेश के रेवेन्यू को भी बढ़ाया। और अगर आज कोई बेटी या कोई युवा हमसे इस बारे में, कई अभिभावक के नाते हमसे इस बात को कहता है कि हम चाहते हैं कि सरकार बने, लेकिन अगर सरकार आएगी तो क्या हमारी मेरिट के आधार पर सरकार हमें, यानी एक अभिभावक के रूप में आप कुछ देंगे? हर व्यक्ति नहीं कर। हमने कहा भी यूथ को तो सबको देंगे टैबलेट और अथवा स्मार्टफोन, जिससे हमारा यूथ स्मार्ट हो सके। लेकिन साथ साथ बेटियों से हमने कहा कि हाँ अच्छी मेरिट लेके आए, हम स्कूटी तुम्हें देंगे। आपने इधर आपको रेवेन्यू खजाना कितना मिला था और कितना है? देखिए उत्तर प्रदेश में जब हम लोग आए थे 17 में तो 49,000 करोड़ रुपए का कुल रेवेन्यू यूपी का था। आज हम इसको लगभग 1.5 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं। 3 गुना हमने पहुंचाया है, जबकि 2 वर्ष हमारे कोरोना ने खाए। इकोनॉमी पे इसका असर पड़ा है। आज हम उसको वहाँ तक पहुँचाए। हर एक फील्ड में हमारा इकोनॉमी, हमारा राजस्व रेवेन्यू हमारा बढ़ा है। जीएसटी आज हमारा 1 लाख करोड़ तक पहुँचा है। स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन आज पहले की तुलना में 3 से 4 गुना ज़्यादा हुआ है। एक्साइज में 3 गुना से अधिक आना शुरू हो गया है। मंडी में 3 गुना से अधिक आना शुरू हो गया है। ये सभी कुछ हमारा लगभग 3 से 4 गुना बढ़ा है। इसलिए आज यूपी आत्मनिर्भर यूपी की तरफ बढ़ा है
और हम लोगों ने उसको बहुत तेजी के साथ उसको आज यूपी में निवेश हो रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है, पारदर्शी भर्ती की प्रक्रियाएं चल रही हैं, पूरी ईमानदारी के साथ सारे कार्य आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे कार्य कानून व्यवस्था वाली बात रह गई। जो कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात आपने कही, देखिए मेरा ये मानना है कि विकास हम कितना भी करा लें कोई मतलब नहीं, और विकास तब तक नहीं होंगे जब तक कि आप सुरक्षा कानून का राज स्थापित नहीं करेंगे और उसके माध्यम से बिना भेदभाव की सुरक्षा नहीं देंगे। आज मुझे बताइए, होली, दीपावली या जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी के पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, तो ईद और मुहर्रम भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। पहले तो कोई भी पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पाते थे ना, कोई बेटी सुरक्षित नहीं थी ना, कर्फ्यू लगता था तो कर्फ्यू में हिंदू व्यापारी तबाह होता था तो मुस्लिम व्यापारी भी तो कौन जो आबाद हो जाता था। दंगों में अगर हिंदू के घर में आग लगती थी तो आग मुसलमान के घर तक भी पहुंचती थी, हिंदू मारा जाता था तो मुसलमान भी मारा जाता था। आज दंगा नहीं है, अगर यह पक्ष सुरक्षित है तो वह पक्ष भी सुरक्षित है। अगर कर्फ्यू के कारण इधर बंदी नहीं तो उधर भी बंदी नहीं, अगर इसकी आस्था का सम्मान है तो उसकी आस्था का भी सम्मान है। यही है सबका साथ सबका विकास। जो कुछ ये कहते हैं सिंचाई के लिए आगे भी मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि बिजली का रेट बढ़ाने पे लोड नहीं डालेगी सरकार अपने स्तर पे। हमने 5 साल में कोई बिजली का दाम भी नहीं बढ़ाया, लेकिन बिजली सबको दी, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली, मतलब एक। दूसरा हमने कहा सिंचाई के लिए फ्री 5 साल के अंदर फ्री में बिजली उपलब्ध करवाना शुरू कर देंगे। हमने उसके फीडर अलग करने शुरू कर दिए हैं, एक। दूसरा, हम लोग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत हर एक किसान को प्रयास कर रहे हैं कि हम उसको सोलर पैनल उपलब्ध करवा दें। वह बिजली अपने ट्यूबवेल के लिए तो जलाएगा ही जलाएगा, अपने खेत के अलावा अपने काम धंधे के लिए बिजली उससे प्राप्त करेगा और आवश्यकता पड़ने पर उसको बेचेगा भी। हम ये सुविधा उसको देने जा रहे हैं और ये बेहतरीन सुविधा होगी। मैं तो अपनी एक एक लोक कल्याण संकल्प पत्र की एक एक बात को बोल सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विनम्रता से पूछूंगा कि अब जो समाजवादी पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र जारी किया है उसको बंद करके अखिलेश जी से उसके बारे में पूछ लीजिए ये क्या है, तो मुझे लगता है एक भी पॉइंट पे वो नहीं बता पाएंगे। मैं आपको विश्वास के साथ, महिलाओं के आरक्षण की बात बहुत होती है, जैसे मान लो चाहे टिकट दे हमने कहा ना, हमने तो करके दिखाया है। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती तो 1970 यानी 47 से लेकर 2017 तक 70 वर्षों में जितनी पुलिस कार्मिक थे यूपी पुलिस में, हमने उनकी संख्या को पिछले 5 साल में 3 गुना किया है। 3 गुना किया है। महिलाओं को महिला भर्ती हमने की है ना, पिछली सरकारों में क्यों नहीं हो पाई? वो बोलते हैं, हम करके दिखाते हैं। हमने कहा है हर प्रकार की उत्तर प्रदेश की भर्ती में उनकी संख्या को अभी अगले 5 वर्ष के अंदर दोगुना कर देंगे, दोगुना करेंगे और करके दिखाएंगे। हमने तो किया। पुलिस की भर्ती देखो ना, पुलिस पर कोई सवाल मैं क्या कर रहा हूँ, पुलिस आज आप देखेंगे हर थाने में महिला पुलिस कार्मिक होंगे, और हमने तो हर महिला को, जितनी पुलिस महिला कार्मिक है, इनको महिला बीट अधिकारी के रूप में हर गांव में तैनाती भी दे दी। ये केवल ऑफिस का काम नहीं करेंगे, फील्ड का काम भी करेंगे। तो हमने तो किया है, हम कह रहे हैं। उन्होंने क्या किया ये पूछो। अच्छा, एक चीज और बताएं कि जैसे अभी टिकट देने की बात है, ये मुस्लिम कमेटी के लिए टिकट भाजपा ने पिछली बार भी, इस बार नहीं, लेकिन एक शुरुआत है। जैसे अपना दल, अपना आपके सहयोगी जो दल है उसको मानसिक स्वार से टिकट दिया है और मुस्लिम दिया जाए, तो कोई ऐसी शुरुआत में सबका विश्वास का जो अपना पक्ष है। भाई देखिए, चुनाव एक दूसरे के विश्वास पर होता है। कोई हमारे यहाँ आवेदन नहीं करेगा तो हम जबरदस्ती दे देंगे। एक दूसरा, चुनाव जीत का फैक्टर भी तय करता है। स्वार में हमारे जो प्रत्याशी हैं वहाँ के एक बड़े खानदान से जुड़े हुए हैं, प्रतिष्ठित परिवार है वहाँ का। वह अपना दल से प्रत्याशी बन करके वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस का टिकट ठुकराया। ऐसा नहीं कांग्रेस ने उनका नाम की घोषणा की। उनकी ग्रैंडमदर कांग्रेस की सांसद थी कई बार, उनके फादर कांग्रेस के एमएलए थे, लेकिन उन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में देखा कि नहीं, मोदी जी की नीतियां देश के हित में हैं और समाजवादी पार्टी की नीति विघटन की ओर लेके जाती है, दंगे की तरफ लेके जाती है। तो उन्होंने उस सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ करके अपना दल से टिकट की मांग की, अपना दल ने उन्हें दिया है और वे चुनाव स्वार से लड़ रहे हैं। चोर चोर मोसेरे भाई, ये दंगा कराते थे, ये दंगा करवा रहे हैं बंगाल के अंदर।
आज के दिन पे सबसे बदहाल कानून व्यवस्था कहीं की है तो बंगाल की है। कितनी बदहाल स्थिति है बंगाल की, कल्पना नहीं कोई कर सकता। जहां पर कानून की सरेआम ध्वजियां उड़ती हों, जहां पे दुर्गा पूजा की प्राथमिक, दुर्गा पूजा इसलिए बंद होनी चाहिए क्योंकि नमाज का समय आ गया है, जहां जिनके लिए कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो यही तो सपा कराती थी। ये दंगा कराते थे, फसाद कराते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी करते थे, लूट खसोट करते थे। वही तो बंगाल में हो रहा है। तो वही तो बोलेंगे यहां करके कि योगी आ जाएगा तो खा जाएगा। अरे 5 साल के अंदर तो सबने देख लिया है, यही तो बोला उन्होंने, योगी आ जाएगा फिर खा जाएगा। तो जो वहां कर रहे हैं वही यहां खोप दिखा रहे हैं। योगी को तो 5 साल से नहीं, पिछले 25 सालों से यूपी की जनता देख रही है। सब काम करते हैं तो कभी कोई एक रिग्रेट, कोई एक लगता है कि ये ना करते, कोई एक बहुत आनंद का क्षण आता है। तो कुछ ऐसा पिछले 5 सालों में जिसने आपको अंदर से बहुत खुशी दी हो या लगा हो कि यार ये ना करता, अफसोस हुआ हो, कुछ ऐसा कोई क्षण? देखिए, अफसोस का कोई क्षण हमारे सामने नहीं रहता है। कोई काम करते हैं सोच समझ करके कदम उठाते हैं। हाँ, जब कोई बेटी अपने को सुरक्षित महसूस की और वो बयान देती है, हमें लगता है कि हमारा काम करना सार्थक हुआ। जब किसी बड़े प्रोजेक्ट को जिसमें लाखों नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलती है पूरा करते हुए देखते हैं, हमें लगता है कि हमारा काम सार्थक हुआ। जब प्रदेश के विकास को, देश के उस पर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश भी भारत सरकार की योजना में पहले 35वें स्थान पर था, आज नंबर 1 पर आया है। हमें लगता है कि यूपी के प्रति हमारा कंट्रीब्यूशन है, ये हमें तब प्रसन्नता होती है जब उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग देखते हैं। कि देखिए, दीपावली यूपी से गया था, हमने दीपोत्सव के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे दी है। पहले सैफई महोत्सव होता था, न भाव थी न भाषा थी, आयोजकों को भी पता नहीं था क्या है ये। आज तो दीपोत्सव देश और दुनिया की एक ब्रांड बन चुका है, रंगोत्सव देश और दुनिया का एक ब्रांड बन चुका है। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार है वो एक लाइन में अगर वो किस बात के लिए याद की जाएगी? उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के ओवरऑल परसेप्शन को बदलने, एक सुरक्षा का बेहतर माहौल देने और उत्तर प्रदेश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के लिए जानी चाहिए।